हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बिहार परिचय में बिहार स्पेशल में इम्तियाज़ अहमद की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के या वीडियोज़ में जा कर के वो देख सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपसे पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ। चलिए शुरू करते हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे ज़रूर क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं परवर्ती गुप्त के बाद जो बिहार में गुप्त शासक हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए कृष्णगुप्त। ठीक है, कृष्णगुप्त का शासन कब से कब तक था, तो आप देख रहे होंगे 510 से 525 ईस्वी तक इनका बिहार में शासन था। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, कृष्णगुप्त। ओके, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था, बताइए। चलिए, कुमारगुप्त तृतीय ने परवर्ती गुप्त शासक मौखरी शासक को पराजित किया था। ओके, थर्ड क्वेश्चन, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था, बताइए। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था, दामोदर गुप्त ने। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, बताइए। माधव गुप्त को नियुक्त किया था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन को मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हुई थी, जिसका अंत किया था किसने, आदित्य सेन ने। आपको पता होगा पाल वंश के बाद में बंगाल में सेन वंश का शासन स्थापित हुआ था। और पता होगा कि शुरू में तिब्बत से तो पाल वंश का मित्रवत संबंध था, लेकिन बाद में संबंध बिगड़े, उन्होंने बिहार पे आक्रमण भी किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आदित्य सेन ने। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए। जीवित गुप्त द्वितीय था। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है, कृष्णगुप्त को। यह विद्वानों द्वारा हमेशा घिरा रहता था, देखिए डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, विद्वानों द्वारा हमेशा घिरा रहता था। इस चलते कृष्णगुप्त को क्या कहा था, असंख्य शत्रुओं का विजेता भी कहा गया है इसको। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसकी उपाधियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये याद कर लेना, हालांकि पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था, ये जीवित गुप्त के बारे में कहा गया था। परवर्ती गुप्त में बहुत इंपॉर्टेंट शासक था जीवित गुप्त, याद रखिएगा, बीबीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, जीवित गुप्त। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था, आदित्य सेन था। बता चुका हूँ कि जिधर हर्षवर्धन था उधर पाल वंश का शासन स्थापित था बंगाल में, उसके बाद सेन वंश आया। ठीक है, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की थी, आदित्य सेन के दरबार में आया था। याद रखिए, आदित्य सेन के दरबार में। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बीपीएससी पूछ लेता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम लगाना है। ठीक है, पहले कौन हुआ तो देख लो आप इसका, पहले कृष्णगुप्त, फिर हर्षगुप्त, फिर जीवित गुप्त, तो ऑप्शन बी कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुप्तोत्तर युग और बिहार। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण कब करने आया था, तो 673 ईस्वी में आया था। क्योंकि इसका आंसर यहीं पे दिया हुआ है, फिर भी मैं रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि सुनने और देखने से ज़्यादा याद होता है। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी भी है और ये बीपीएससी 40 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना, फिर से दोबारा पूछा जा सकता है। इत सिंह बिहार कब आया था, 673 में। ठीक है, और ठीक है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, तो आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय। इसे कुमारगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था और बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। पता होगा हर्षवर्धन के काल में आया था ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्रा की यात्रा किस वर्ष में की थी, 635 ईस्वी में। आपको बता दूं कि ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से चला था और 645 ईस्वी में भारत से लौट गया था। ठीक है, लगभग 15 साल इसने रहा था भारत में। 635 में पाटलिपुत्रा आया था। बोध गया कि महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था, शशांक था, गौड़ शासक शशांक बंगाल में। ठीक है, पालकालीन बिहार। अब चलो पाल कला के बारे में देख लो। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, जाहिर सी बात है उदंतपुरी बिहार में ही है।
पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था, ये आपको भी पता है। और आपको पता होगा गोपाल किस कंडीशन में शासक बना था? बंगाल में अराजकता फैली हुई थी, इस चलते वहाँ की जनता ने ही गोपाल को शासक बना दिया था। ठीक है। विक्रमशिला का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में है। ठीक है। 770 से 810 ईस्वी तक धर्मपाल का शासन था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो पाल वंश के संस्थापक, अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है। देखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार, काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है। हमारा चैनल है GS जोन। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? पता है, भागलपुर जिले में स्थापित है। ठीक है। नेक्स्ट, नालंदा विहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो जो एक से अधिक शासक थे, हो गए हर्ष था, धर्मपाल था, देवपाल था, विदेशी शासक भी थे जो धर्मपाल से परमिशन लेते हैं। ठीक है। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? मैं जूम कर देता हूँ। मुंगेर को राजधानी बनाया था देवपाल। ठीक है। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? पता होगा आपको, महायान। कनिष्क भी महायान को ही प्रोत्साहन दिया था। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है, आयोजन होता है जम्मू कश्मीर में। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक नालंदा में एक बौद्ध मठ स्थापित करवाया था? देवपाल के शासन काल में मठ स्थापित करवाया था। मैंने अभी बताया था विदेशी शासक भी थे। और 5 गांव दान में दिए थे, याद रखिएगा, 5 गांव दान में दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था? तो धर्मपाल दिया था, बता चुका हूँ। नेक्स्ट, किस शासक ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? गोपाल द्वारा उदंतपुरी विहार का स्थापना गोपाल कराया था। किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? सबसे कांसे की बहुत उत्कृष्ट मूर्तियाँ बनाया जाती है किस काल में? पाल काल में। इसकी मिलती है कहाँ से? नालंदा से, कुकरीहार से कांसे की मूर्तियाँ प्राप्त होती है, साक्ष्य। बिहार में पाल युग में कांस्य निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्माण कौन दक्ष थे? तो धीमन और विठपाल दोनों नालंदा के थे। ठीक है। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ से थे? नालंदा से थे, मैं बता चुका हूँ, नालंदा से थे। ओके। नेक्स्ट, किसने जावा के शासक बेल्लट पुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? देवपाल परमिशन दिया था। ठीक है। धर्मपाल तो 200 गांव दिया था दान में। ठीक है। बौद्ध विद्वानों में शांत ऋषित और अतिश दीपंकर किस काल में तिब्बत गए थे? तो पता है, पाल काल में ही गए थे। ठीक है। इसे तो मैं बता चुका हूँ कि पाल काल का और पालों का और तिब्बत का मित्रवत संबंध था, मित्रता थी दोनों में। बिहार में पाल काल के संबंध कौन सा कथन असत्य है? देखो इसमें याद रखना, कभी असत्य पूछता है लोग सत्य मार के चले जाते हैं। ठीक है। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। देवपाल ने नागरहारा के वीरदेव को नालंदा का पुरोहित नियुक्त किया। चलो देखते हैं आगे। नालंदा में देवपाल के नाम पर एक बाजार या हाट था। ठीक है। पाल शासक वर्णाश्रम धर्म के पालन के खिलाफ थे। ये कौन से किसने कह दिया? अरे पाल शासक दोनों के खिलाफ नहीं थे भाई साहब, बस यही था कि इन्होंने प्रश्रय दिया था किसको? महायान शाखा को। ये गलत है। ठीक है। बाकी ये तीनों सही है, देख लो फिर से। नागरहारा को नालंदा का पुरोहित नियुक्त किया गया था देवपाल के द्वारा। नालंदा में देवपाल के नाम पे एक बाजार हाट भी है। ठीक है। पाल शासक वर्णाश्रम धर्म के खिलाफ नहीं थे। ठीक है। 13वीं सदी के प्रारंभ में बुद्ध सेन नालंदा विहार का संरक्षक था। बिल्कुल सही है, बुद्ध सेन था। ओके। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके देख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया? तो वही था, कौन था बताओ? बलाल पुत्र देव था। ठीक है। चलो आगे देखो। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांची में ढाली गई, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? अभी मैं आपको पहले बताया था, नालंदा और कुकरीहार में। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन विठपाल समकालीन थे किसके? धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। इन्हीं काल में तो कांस्य कला फला फूला। चित्रित पांडुलिपि की अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा परमिता और पंचरच किस युग के संबंधित है? याद रखना, प्रज्ञा परमित और पंचरच ये पाल युग से संबंधित है। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? अभी मैं बता चुका हूँ, नालंदा से। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो याद रखना, भित्ति चित्र पालकला कहाँ से मिलता है? नालंदा से। गया मत मार देना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, कहाँ से प्रसारित करते थे? पाटलिपुत्रा से। ठीक है। पाटलिपुत्रा से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, किसको कहा था? मगध को। श्रीनगर भुक्ति मगध के नाम को कहा जाता है। मगध का दूसरा नाम कीकट भी था, याद रखना। दूसरा एक नाम था श्रीनगर भुक्ति, दूसरा कीकट। ऋग्वेद में कीकट कहा गया मगध को। ठीक है। देवपाल की अनुमति से सुमित्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के छात्रावास का निर्माण कराया था? जाहिर से इस टाइप का क्वेश्चन गेस भी कर सकते हो। ठीक है। नालंदा में।
कर्नाट वंश, कर्नाट वंश से अक्सर 1-2 साल पे 1-2 क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है, तो देख लो इसके बारे में। क्वेश्चन क्या है, मिथिला कर्नाट वंश के बारे में जानकारी मिलती है दरभंगा जिले के भीत भगवानपुर से प्राप्त मालदेव लेख से, सिमराव से प्राप्त पाषाण लेख से, उधरा डाढ़ी दरभंगा से प्राप्त श्रीधर दास महान लेख से, उपरोक्त सभी से। तो याद रखना तीनों जगह से मिलता है, क्योंकि इनका क्षेत्रीय कर्नाटक का मिथिला था और सारा मिथिला से ही संबंधित है। मालदेव के भीत भगवानपुर किसका है, मालदेव का है, भीत भगवानपुर दरभंगा के अभिलेख में ओम श्री मलदेवस्य उत्कीर्ण है, ठीक है। राजनीतिक रत्नाकर का रचयिता चंदेश्वर ठाकुर किस कर्नाट वंश का मंत्री था, तो हरि सिंह का था चंदेश्वर ठाकुर। मैथिली की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर किसने लिखा था, वर्ण रत्नाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ण रत्नाकर की रचना ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा किया गया था। बिहार के कर्नाट वंश से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना 1097 में हुई, ठीक है। नान्यदेव ने भारत नाटक पर टीका लिखते हुए सामंताधिपति मिथिलेश्वर नेपाल का, ठीक है। नरसिंहदेव के शासनकाल में 1202 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी तिरुवत्तु के लखनौती आए, ठीक है। कर्नाट वंश का शासनकाल राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि में मिथिला के इतिहास में स्वर्ण युग था। बिल्कुल सही, चारों कथन सत्य हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर सभी कथन सत्य होते हैं, ठीक है, यूपीएससी का एक्सपीरियंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कृत्य चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के रचयिता कौन है, चंदेश्वर। छांदोग्य 10 पद्धति पुस्तक के लेखक कौन है, वीरेश्वर। कौन सा पुस्तक है, देख लो, सॉरी छांदोग्य 10 पद्धति पुस्तक के लेखक कौन है, वीरेश्वर। छांदोग्य 10 पद्धति याद रखना। किसे महावर्तनिक नैबंधिक के नाम से जाना जाता है, धीरेश्वर ठाकुर को। किसे महावर्तनिक नैबंधिक के नाम से जाना जाता है, धीरेश्वर ठाकुर को। देखो अक्सर बिहार के लिए इम्तियाज अहमद की जो ऑब्जेक्टिव बुक है ना, मुझे तो सब्जेक्टिव से फार बेटर लगती है। मेरा ये 5 बार का एक्सपीरियंस है मेंस इंटरव्यू का, ठीक है। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज का उदय किसके शासनकाल में हुआ था, रामपाल के शासनकाल में हुआ था। किसके काल में, रामपाल के शासनकाल में हुआ था। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, नान्यदेव था। तिरभुक्ति या मिथिला के नाम से जाना जाता था। मिथिला के कर्नाट वंशों की राजधानी कौन थी, सिमरावगढ़ थी, आधुनिक नेपाल में, ठीक है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ, 1378 में हुआ, ठीक है, तुगलक काल में। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ, कर्नाट वंश के संबंध में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, VVI। कर्नाट वंश के काल में ही पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। 1378 में कर्नाट वंश का अंत हुआ था, ठीक है। लास्ट शासक हरि सिंह। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था, कब आया था, 1232 में। देखो बिहार एक्चुअल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो चलते आपको याद करना होगा इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई रास्ता नहीं होता। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत कब आया, 1234 में, ठीक है। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था, नरसिंहदेव का। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। खलजी आक्रमण के समय कौन था, नरसिंहदेव। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन है, तो लामा तारानाथ और धर्म स्वामी, दोनों जो तीर्थयात्री जो बौद्ध थे, उन्होंने बताया है कि तुगरिल तुगन का आक्रमण हुआ था, ठीक है। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक कौन था, राम सिंह देव। खिलजी वन के समय कोई और था, नरसिंहदेव था, और तुगरिल तुगन के समय में राम सिंह देव था। कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक हुआ, हरि सिंह देव। महान समाज सुधारक हरि सिंह। पंजी प्रबंध मिथिला के क्षेत्र में किसके शासनकाल में विकसित हुआ था, हरि सिंह देव के काल में, हरि सिंह देव। लास्ट शासक था ये कर्नाटक वंश का। देखो मध्यकालीन बिहार, मध्यकालीन बिहार के इतिहास के अध्ययन के स्रोत। बख्तियार खिलजी के पूर्व बिहार में मुस्लिम हमलावरों और इस्लाम धर्म प्रचारकों का आगमन की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है, सीधे सीधे इसको याद रखना, ताम्रपत्र मनेर वगैरह से तो नहीं मिलती है, ये मिलती है तिब्बत द्वारा तारानाथ की रचनाओं से। तारानाथ जो तिब्बती थे, उनकी रचनाओं से खिलजी का बताते भी किस प्रकार से आक्रमण हुआ, नालंदा का विश्वविद्यालय कैसे अंत हुआ। और ये डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो। मनेर या मनियारी ताम्रपत्र के अनुसार कन्नौज के गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र ने मनेर परगना के एक ब्राह्मण को नियमित रूप से तुर्कदंड या तुर्कों के लिए कर वसूलने का आदेश दिया था। ये तुर्कदंड था कि तुर्क से हम रक्षा करेंगे, उसके बदले में आप हमको कर दीजिए, ठीक है। गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र लगाया था तुर्कदंड, ठीक है।
मध्यकालीन बिहार के इतिहास में जानकारी के साहित्यिक स्रोतों में सत्य कथन बताइए। तबकाते नासरी और रियाजुस सलातीन से बख्तियार खिलजी के प्रशासनिक प्रबंध के बारे में जानकारी मिलती है। बिल्कुल सही, तबकाते नासरी और रियाज सलातीन से जानकारी मिलती है। ठीक है। दूसरा, मिन्हाजुस सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी शेख कबीर की पुस्तक अफसाने ए शासन से मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। बिल्कुल मिलती है, सही है। अबुल फजल का अकबरनामा और बाबर की तुझके बाबरी से भी बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सही है। पाणिनि के अष्टाध्यायी तथा जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही से भी मध्यकालीन बिहार की जानकारी मिलती है। बिल्कुल सही है। तारीख शेरशाही शेरशाह के प्रशासन और इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही है। शेरशाह बिहार के थे ही भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 16वीं सदी में किसने बताया कि बख्तियार खिलजी ने तिरहुत पर आक्रमण कर वहाँ के कर्नाट वंश के शासक को अपना बनाया और उसके बाद वहाँ वह बंगाल गया? मुल्ला तकिया को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI मार्क कर लो आप। बिहार है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मुल्ला तकिया को। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? तुगलक वंश के। बिहार के किस क्षेत्र में के संबंध में बसाती नूल उनस एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत के संबंध में मूल्यवान स्रोत कौन है? याद रखना, बसाती नूल उनस तिरहुत के संबंध में महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुल्ला तकिया। पहला विदेशी यात्री कौन था? मुल्ला तकिया, जो बिहार आया था मुगल काल में। बारिस्तानो गैबी किसकी रचना है? मिर्जा नाथन की। किसका है? मिर्जा नाथन की। बारिस्तानो गैबी मिर्जा नाथन, याद कर लीजिए। मिरातुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला बहानी की। अक्सर इस टाइप की किताबें पूछ लेता है, रचना पूछ लेता है बिहार। ठीक है। तो मुल्ला बहानी की रचना है मिरतुल अहवाल। और बहारिस्तान गैबी किसका है? याद रखना, मिर्जा नाथन की है बहारिस्तान गैबी, और मिरतुल अहवाल है मुल्ला बहानी की। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत के रूप में कौन सा उपयुक्त है? मिथिला के स्रोत कहाँ से मिलता है? कीर्तिलता से, वर्ण रत्नाकर से, कीर्ति पताका से, तीनों से मिलता है। कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर और कीर्ति पताका, तीनों से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त पहली द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? शेरशाह। द्विभाषा, 2 भाषा में लिखा हुआ था। ठीक है। फारसी वगैरह में भी, अरबी वगैरह में लिखा था। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो पहला मुगल शासक अकबर ही होगा। अकबर के समय में पता है उसका साम्राज्य 15 सूबों में बटा हुआ था। याद रखना, अक्सर ये बिहार द्वारा पूछा जाता है कितने सूबों में बटा था। सियर उल मुताखरीन की रचना, सियर उल मुताखरीन की रचना किसके द्वारा की गई है? 12 नंबर क्वेश्चन। सियर उल मुताखरीन की रचना किसके द्वारा? गुलाम हुसैन तबतई के द्वारा। गुलाम हुसैन तबतई। कौन क्या है? गुलाम हुसैन तबतई। ठीक है। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सुमेलित करें। ठीक है। आप सुमेलित कर लेना, इसको आप देख लेना। ठीक है। मुल्ला बहानी यात्री था, कहाँ का था? मुल्ला बहानी ईरान से आया था। ठीक है। आधुनिक बिहार के संबंध में जानकारी देता है। ठीक है। अब तुर्क आक्रमण के बारे में देख लो, बिहार में तुर्क कैसे आए, कब आए। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? मनेर में। पता ही है, बेटा मनेर, पटना के पास। बख्तियार के बिहार आक्रमण के समय पाल वंश का शासक कौन था? इंद्रदुमन पाल था बख्तियार के बिहार का शासक। ठीक है। सेन शासक था लक्ष्मण सेन पाल। इंद्रदुमन पाल ने विरोध किया था। किसके अनुसार बख्तियार खिलजी के पार्थिव शरीर को बिहार लाया गया और बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में दफनाया गया? कहाँ देखो, बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी के शरीर को दफनाया गया। ठीक है। किसके कहने पे? तो ये फरिश्ता कहता है कि बख्तियार खिलजी के शरीर को बिहार लाया गया और बिहार में ही दफनाया गया था। ठीक है। 1206 में बख्तियार खिलजी का निधन होता है। बख्तियार ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित कर इसने अपना राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था बताओ? लखनौती को। किसको बख्तियार की राजधानी बनाएगा? लखनौती को। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी, इतना फेमस है, 60-62 में देखो पूछा हुआ अभी। ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक किसको माना जाता है? इब्ने बख्तियार खिलजी को माना जाता है। किसको? इब्ने बख्तियार खिलजी को माना जाता है। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय कौन थी? बिहार शरीफ उदनपीरी को जीता था। बिहार शरीफ पर 1198 में विजय प्राप्त किया था और बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी के द्वारा ही किया गया था। 2 क्वेश्चन है इसमें। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय कौन थी? बिहार शरीफ को जीता। कब? 1198 में। और बख्तियारपुर नामक शहर भी बसाया है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में, जाहिर जब जीतता है बिहार शरीफ को। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? बिहार शरीफ में बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन डी। ठीक है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासन कौन था? बताइए। लक्ष्मण सेन था। ठीक है।
ये मत देखो कि ऑप्शन दिया हो, ये देखो कि क्या क्वेश्चन पढ़ते हुए आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, नेक्स्ट, बिहार में सूफी संतों का आगमन किस सदी में हुआ था? 12वीं सदी में। भारत में तो 11वीं सदी से होने लगता है। ठीक है। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? मोमिन आरिफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई मार्क कर लो, कभी भी पूछ सकता है, इस बार भी पूछ सकता है। ठीक है, आरिफ मोमिन थे पहला बिहार में आने वाले सूफी। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? ताज फकीह का। किसका संबंध था? ताज फकीह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? ताज फकीह का। ओके। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे मिलता है? तबकाते नासरी से। तबकाते नासरी इज द राइट आंसर। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकाते नासरी। सल्तनत काल में देखो बिहार क्या था भाई? किसने बिहार के तिरहुत क्षेत्र में ज़बरदस्ती खराज वसूला था? गयासुद्दीन के द्वारा वसूला गया था ज़बरदस्ती खराज। गयासुद्दीन बंग, कामरूप, जाजनगर और तिरहुत से ज़बरदस्ती खराज वसूलता था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का जो संस्थापक था वही। किसने तुगरिल तुधान को बिहार और बंगाल को वैध शासक होने की मान्यता दी थी? रजिया सुल्तान और बहराम शाह दोनों। तुगरिल तुधान को बिहार और बंगाल दोनों का वैध शासक होने का मान्यता दी थी रजिया सुल्तान और बहराम शाह। मुल्ला तकिया के अनुसार तिरहुत पर आक्रमण करने के समय शासक को बंदी बना लिया। किसने? तुगरिल तुधान ने, वही बिहार का शासक था। ठीक है, तुगरिल तुधान ने। ठीक है। मुल्ला तकिया के अनुसार रजिया सुल्तान और तुगरिल के कमजोर शासनकाल में तिरहुत के नरसिंह देव, तिरहुत में शासन किसका था? नरसिंह देव के काल विरोध जताया, जिसके बाद तुगरिल ने तिरहुत पर हमला कर दिया। यानी तुगरिल के हमला के समय कौन सा शासक? नरसिंह देव था। ठीक है, तिरहुत का। बिहार पर मोहम्मद शाह तुगलक के प्रभाव का साक्ष्य क्या था? सभी था। 1332 में बिहार शरीफ का सुनकुन अभिलेख, 1346 में मोतिहारी के बेदवन अभिलेख, मुल्ला तकिया का वृत्तांत। ठीक है, तीनों था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किस सुल्तान ने संत सरफुद्दीन और सूबेदार जैनुद्दीन के लिए एक बुल्गेरियन दरी भेजी थी? मोहम्मद तुगलक के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार के सूफी संत थे सरफुद्दीन याह्या मनेरी के मलफूजात से जैनुल मजदूल मुल्क के बिहार के भुक्तिया सूबेदार होने का पता चलता है। ठीक है। हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक कौन था भाई? तो शमसुद्दीन हाजी इलियास। हाजीपुर और मुजफ्फरपुर समस्तीपुर का संस्थापक था इलियास। किस सुल्तान ने इलियास को तिरहुत से बाहर निकाल दिया था? फिरोज शाह तुगलक। इलियास को कौन बाहर निकाला था? फिरोज शाह तुगलक बाहर निकाला था। ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर, बिहार में सुल्तान फिरोज तुगलक के अभिलेख से संबंधित सत्य है। ठीक है। तो बिहार शरीफ के पहाड़ी पर अवस्थित मलिक इब्राहिम वायु के कब्रगाह से मिले एक अभिलेख फिरोज तुगलक का साम्राज्य की धुरी तथा दूसरे अभिलेख मलिक वायु को बिहार का भुक्ति कहता है। बिल्कुल सही है। राजगीर के एक जैन मंदिर में संस्कृत में एक अभिलेख है जिसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को नेकी का रक्षक कहा गया है। याद रखना, एक 2 क्वेश्चन इसमें। फिरोज शाह तुगलक को नेकी का रक्षक भी कहा जाता है। सही है। फिरोज तुगलक का एक अभिलेख जहानाबाद से भी मिलता है। ठीक है, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर, बिहार के शासक रुकनुद्दीन के अभिलेख से संबंधित सत्य कथन है। क्या सत्य कथन है? तो ये और भी दोनों सही है। इसका ऑप्शन देख रही हो। रुकनुद्दीन का पहला अभिलेख 1293 ईस्वी में महाद्वार अभिलेख जिसे बेगूसराय में मिला है। रुकनुद्दीन का दूसरा अभिलेख 1297 लखीसराय में मिला है। ठीक है, दोनों सही है। बिहार में एक सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था, जो सैनिक अभियान किया था बिहार में। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश ही था। 12 नंबर। 10, 11 दोनों इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक है, इल्तुतमिश था। ओके। नेक्स्ट, इस ऑब्जेक्टिव को कर लो यार, 15 से 20 क्वेश्चन तो इसी से रहने वाले हैं। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट दोनों का दिया हुआ है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो इसको कीजिएगा जरूर। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, वहाँ मिल जाएगा आपको पीडीएफ। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? हिसामुद्दीन एवज को पराजित किया था इल्तुतमिश 1225 में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सल्तनत काल में, एक सेकेंड, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? क्वेश्चन देखो, नहीं रहा था। तो मुबारिज खां नहीं था, बाकी सब थे। तुगान खां था प्रांतपति, हातिम खां था, सैफुद्दीन ऐबक था, बस मुबारिक खां नहीं था। ठीक है। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तुगलक काल में। ठीक है। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, 98 में समाप्त होता है।
ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा का नाम बदल करके तुगलकपुर कर दिया था। ठीक है। दरभंगा में 17 नंबर क्वेश्चन है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण कराया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। पता है बख्तियार खिलजी का भी यही था, तुगलक काल में भी यही था। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? पता बताओ। तुर्कों ने दिया था, और किसी कौन सा देगा? यहाँ बहुत ज़्यादा बिहार थे, चलते नाम बिहार पड़ गया। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तुगलक काल में पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट, मलिक इब्राहिम या मलिक बिहार का प्रशासन किस काल में? तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम बिहार का बनेगा कब? तुगलक काल में। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है, कहाँ है? बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम का। बख्तियार खिलजी का भी है। ठीक है, वहीं दफनाया गया उसको। नेक्स्ट, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? बताइए। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। चलिए ऑप्शन ही दे देता है, आंसर ही दिया हुआ है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मुझे ये बड़ा मतलब अल्टर लगता है इस बुक में कि आंसर वहीं पे दे दिया जाता है, ये थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख मिलता है कहाँ से? बिहार शरीफ से। मैक्सिमम तुगलक हो या बख्तियार खिलजी हो, बिहार शरीफ नालंदा ही होगा उसका आंसर। उत्तर बिहार के कर्नाटक शासकों का अंत किस सुल्तान के काल में हुआ था? बताइए। बताइए, गयासुद्दीन तुगलक के काल में। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन स्थापित किया था? वैनमार वंश का। कर्नाटक वंश के बाद में वैनमार वंश का शासन स्थापित हुआ था। ठीक है। तिरहुत के किस वैनमार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध के विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शिव सिंह के काल में। फिर से बोल देता हूँ मैं, तिरहुत के किस वैनमार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? शिव सिंह के काल में। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत कौन से? तबकाते नासरी, बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है बिहार के बारे में। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? दरिया खान वहानी द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था कब? 13वीं सदी में। झारखंड के शब्द का पहली प्रयोग 13वीं सदी में। नेक्स्ट, बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तबकाते नासरी से ही पता चलता है बिहार के बारे में, बिहार। ठीक है। किस सुल्तान ने 32 नंबर, किस सुल्तान को तिरहुत को तुगलपुर का नाम दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ओके। किस सुल्तान ने तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए थे? फिर वही क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक। नामकरण वो करेगा तो सिक्के कौन जारी करेगा? हम। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया था? किसको? जैन मंदिर को, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आपको पता है ये बहुत सारा धर्मार्थ और ये कार्य भी करता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये सॉरी फिरोज शाह तुगलक, जैसे दीवाने रिसालत, धर्म विभाग, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, सबकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही की जाती है। तुष्टिकरण का नीति अपनाता है तुगलक। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पर आसीन हुए थे कौन? मलिक बयां और मजदुल मुल्क, दोनों। मलिक बयां और मजदुल मुल्क तुगलक काल में। ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत कर लिया था? बताइए। वही सिकंदर लोदी, अफगान शासक था। बिहार में जौनपुर के सर्की के प्रभाव की शुरुआत कब हुई थी? 1349 में। महमूद, जिसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार में जौनपुर में सर्की प्रभाव कब हुआ था? 1349 ईस्वी में। महमूद तुगलक ने मलिक सरवर ख्वाजा जहां, जिसे मलिक उस सर्क भी कहा जाता है, को बिहार पर शासन करने के लिए भेजा था। किसने? महमूद तुगलक ने। इसी से सर्की प्रभाव की शुरुआत होती है। किसको भेजा था शासन करने? ख्वाजा जहां को, मलिक उस सर्क को। ठीक है। बिहार शरीफ में स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशेषता है, क्या विशेषता है भाई? देख लो। सलामी दीवार, बिल्कुल ढलमा दीवार, लंबुद्रा गुंबद, अथवा तो जो सल्तनत काल का जो होता है, जो तुर्क काल में जो आया था विशेषता वास्तुकला के क्षेत्र में, वही इसकी विशेषता हो जाएगी, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। मरेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो मखदूम याहिया बिन मनेरी का। बड़ी दरगाह छोटी दरगाह दो होता है। मरेर में बड़ी दरगाह किसकी है? मखदूम याहिया की। चेरवंश एवं उजैनिया वंश, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लो। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? खरवार का। किस घाटी में? सोन घाटी में जनजातीय राज्य में कौन था? खरवार। पाल सत्ता के पतन के बाद बिहार में किस जनजाति ने भार संभाला? कारबर, तो भार। पाल काल के बाद में कौन सा? बिहार में भार, और सोन घाटी में खरवार। ठीक है। 12वीं सदी में पश्चिम बिहार, चंपारण, मुजफ्फर में कौन राज्य संगठित थे?
तो चेर। 12वीं सदी में बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर में चेर थे। चेर राज का संघर्ष किस मुस्लिम वंशों के साथ हुआ था? सभी के साथ नहीं हुआ था। 1, 4, 5 देख लो, आप याद कर लो, ये सब याद करने से होगा यार, बार बार पढ़ोगे तभी होगा। वीडियो को देखो, लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दलपत शाही का संबंध किससे है? उज्जैनिया से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलपत शाही का संबंध उज्जैनिया राज से है। दलपत शाही प्रमुख होता था। चेर शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया था किसने? उज्जैनियों ने। किसने? शाहाबाद से उज्जैनियों ने। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? चेरों से। शेरशाह किससे सहायता प्राप्त हुआ था? चेरों से। नेक्स्ट, बिहार पर राज करने वाले जनजातीय राजवंश कौन थे? चेर जनजाति थे, ठीक है। और तो कुछ इसमें दिया नहीं है। वैसे खरवार भी जनजाति थे जो सोन क्षेत्र में शासन कर रहे थे। कौन? खरवार। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? फूलचंद ने। किसने? फूलचंद ने, ठीक है। नेक्स्ट, चेर जनजाति की शक्ति का वार्षिक पतन किसके काल में हुआ था? उज्जैनिया शासक काल में हुआ था। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? संतन सिंह। उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? संतन सिंह था, जिसका मूल नाम देवराज था। मूल नाम देवराज, देख लो आप यहाँ पे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ थी? बक्सर, बिहटा, ढावा तीनों थी। भोजपुर के उज्जैनी शासक में से कौन नहीं थे? बाघलमल नहीं था, बाकी सब था। संग्राम देव था, नारायण मल था, राजा राम था, तीनों थे। बाघम मल नहीं था। चांड एवं मुंड जो चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हुए, ये कहाँ? शाहाबाद के चेर से। मुंडेश्वरी धाम है भभुआ में, अभी भी वो भी है, काफ़ी फेमस है मुंडेश्वरी बिहार के लिए। अफगान राज। बिहार में अफगानी सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन किसकी थी? तो नुहानी कबीले का निर्णायक दिन था अफगानी सत्ता के उत्कर्ष का। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? दरिया खान नुहानी को सिकंदर लोदी द्वारा 1495-96 में। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद खान लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बिहार का क्षेत्र सारे इत्यादि अफगान नुसरत शाह के अधीन थे, ठीक है। यानी नुहानी राज्य का संस्थापक बिहार में कौन था? मोहम्मद शाह नुहानी। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का शासक नियुक्त किया? जलाल खां को। किसको? जलाल खां को। महमूद लोदी को हटा दिया, उसके बाद बाबर किसको बनाता है? जलाल खां को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य सम्राट शेरशाह सूरी बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हैं। सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी हुमायूं को 2 बार हराता है, ठीक है। 1555-45 में मर भी जाता है। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बताओ। मोहम्मद नुहानी। शेर को मार दिया था। शेर खां के बचपन का नाम शेरशाह का फरीद था। शेर खां के पिता का नाम हसन खां जागीरदार थे। कहाँ के? सासाराम के जागीरदार थे हसन खां। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? जलाल खां का संरक्षक नियुक्त हुआ था शेरशाह। किसका? जलाल खां का। इंपॉर्टेंट है ये। बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? सूरजगढ़ की लड़ाई के बाद में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हो गया। चौसा पता है 1539 में हुमायूं का साथ। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो दोनों में, चौसा और बेलग्राम या कनौज के युद्ध में, ठीक है। शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किसमें किया गया? तारीख दाऊदी में, पटना का, ठीक है। शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? बताइए। कनौज या बेलग्राम युद्ध के बाद में। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला सहसराम था। कौन सा था? सहसराम था। इसका वर्तमान नाम सासाराम है, और सासाराम में ही शेरशाह का मकबरा है, और यह मकबरा अष्टफलीय है, ठीक है, झील के बीच में स्थित है, ओके। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां काराकानी। कौन था? दाऊद खां काराकानी था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सहसराम में, जिसको सासाराम के नाम से जाना था। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग, पटना को राजधानी बनाने की चर्चा किसमें मिलती है? बताइए। तारीख दाऊदी में, ठीक है, ऑप्शन सी। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी सन की मंडी के शुरुआत, रुपया का प्रचलन, सभी किया गया था, ठीक है। बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किला का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह ने कराया था। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया था? देश की भूमि का संरक्षण किया गया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था, दोनों किया गया था, इबादत खाना का निर्माण, तो बस यही नहीं किया गया था। इबादत खाना अकबर करता है 1575 में, ठीक है। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो शेरशाह के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता ही होगा, शेरशाह बता ही दिया। शेरशाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? ये देखो, अभी मैंने बताया था ना, वही क्वेश्चन आ गया। यह झील के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है, जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ है, बिल्कुल सही है।
इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में, बिल्कुल सही है, सभी कथन सत्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? शेरशाह बनाया था। अभी से तो उत्कर्ष होता है पटना का, पाटलिपुत्रा का। प्राचीन काल में देखोगे पाटलिपुत्र का उत्कर्ष होता है, उसके बाद कनौज का होता है, फिर पाटलिपुत्र का पता नहीं। मध्यकाल में आकर शेरशाह काल में भी फिर से पुनरुत्थान होता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत संत शेख बड़न किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो इसका हो जाएगा आपका कौन? ऑप्शन 3 शेरशाह और इस्लाम शाह। ठीक है, इस्लाम शाह शेरशाह का बेटा था, इसके समकालीन थे कौन? सूफी संत शेख बड़न। ठीक है, अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा किसका है? तो बताइए। अभी मैंने बताया था ना कि शेरशाह का अष्टकोणीय मकबरा है, अंतिम मकबरा था इस्लाम शाह का। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थी? शेरशाह के अधीन बिहार में 7 सरकारें थी और अकबर के अधीन टोटल 15 सूबा थे। ठीक है, शेरशाह के अधीन 7 सरकारें थी बिहार में। शेरशाह द्वारा पटना के लिए नगर बनाने में कितना व्यय किया गया था? बताइए। 5 लाख रुपये का व्यय किया गया था। बताइए, 5 लाख रुपया शेरशाह ही चलाया था, वो आज भी चल रहा है। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? बताइए। बहार खां लोधी दक्षिण बिहार पर आक्रमण करता है 1529 में, जो कि सासाराम में शेरशाह स्थापित रहता है और इसके द्वारा पराजित कर दिया जाता है 1529 में बहार खां को। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना का किसने विकास किया था? शेरशाह सूरी के द्वारा परगना का विकास किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑडिटर में पूछ चुका है। ठीक है, परगना का। मुगलकालीन बिहार, तो देख लेते हैं इसको, एक क्वेश्चन है, फिर कल नेक्स्ट करेंगे या छोड़ दें इसको? चलो इसको कल कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।